अपने YouTube चैनल ग्रुप स्टडी में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम कर रहे थे हिंदी भाषा और उसका विकास, फर्स्ट इकाई अपनी सिलेबस की। तो इसमें हमने जो टॉपिक किया था वो था हमारा हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसके अंदर हमने किया था प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, ये हम कर चुके हैं। आज हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं करेंगे और साथ में हम करेंगे हिंदी का भौगोलिक विस्तार। तो हम पहले आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं देख लेते हैं। चलिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जिनका समयकाल है 1000 ईस्वी से अब तक। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास क्रम है। सबसे पहले आता है इसमें वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं आती हैं। सर्वप्रथम वर्गीकरण जो था वो किसने किया था? डॉक्टर A.F.R. हार्नेले ने सन 1880 ईस्वी में 4 वर्गों में किया था। किस चीज़ का? हिंदी भाषा का। तो उसका जो वर्गीकरण का कालक्रम अनुसार किस किस विद्वान ने वर्गीकरण किया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले किया था डॉक्टर A.F.R. हार्नेले ने, फिर डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने, उसके बाद डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने, फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, फिर भोलानाथ तिवारी ने और उसके बाद डॉक्टर हरदेव बिहारी ने। आगे देखते हैं। जो निम्नलिखित 7 अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। जो 7 अपभ्रंश हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं और उनसे कौन कौन सी आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है वो देख लेते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश, इससे हुआ पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी तथा गुजराती का। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी का। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया का। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का और पिशाची अपभ्रंश से लहदा का, जटकी, मुल्तानी, डिलाही, ऊंची। ब्राचड़ से सिंधी, लंडा, अरबी, पंजाबी, डोगरी। खस अपभ्रंश से पहाड़ी। अब इनको थोड़ा विस्तार में हम देखेंगे। हिंदी का जो भौगोलिक विस्तार है उसके अंतर्गत हम इन सबको थोड़ा विस्तार में देखेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग। हिंदी का भौगोलिक विस्तार। मुख्य रूप से हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। ये जो हैं हमारी 5 उपभाषाएं हैं किसकी? हिंदी की। प्रत्येक उपभाषा की अपनी बोलियां तथा उपबोलियां हैं। पहाड़ी उपभाषा को छोड़कर से सभी का किसी न किसी क्षेत्र में साहित्य भी प्राप्त होता है। अपभ्रंश से विकसित उपभाषाएं एवं उनकी बोलियां। अब जो अपभ्रंश से हमने किया था अभी, ये जो 7 अपभ्रंश हैं और इनसे विकसित जो हमारी आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उसका जो डायग्राम है सबका विस्तार से हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले थी हमारी शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आती हैं वो हैं खड़ी बोली, जिसको कौरवी भी बोलते हैं, ब्रजभाषा, बांगरू जिसको हरियाणवी भी बोलते हैं, कन्नौजी, बुंदेली। राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं मारवाड़ी, जयपुरी जिसको ढूंढानी बोलते हैं, मालवी, मेवाती। गुजराती को लाटी भाषा भी गुजराती के अंतर्गत आती है लाटी भाषा। महाराष्ट्री अपभ्रंश में कौन सी किसका विकास हुआ था? मराठी का। और मराठी के अंतर्गत आती हैं देसी, दक्षिणी, कोंकणी, नागपुरी, बरारी। ये 4 मराठी के अंतर्गत आती हैं। फिर है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश के से जिनका विकास हुआ है भाषाओं का वो कौन कौन सी हैं? बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमी। बिहारी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो हैं मैथिली, भोजपुरी, मगही। बंगाली के अंतर्गत साधु भाषा आती है। उड़िया के अंतर्गत ओडी या उत्कली भाषा आती है। असमी। अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी के अंतर्गत
पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। नंबर 5 पे है पेशाची अपभ्रंश। पेशाची अपभ्रंश से कौन सी भाषा का विकास हुआ है? लहदा का, जिसको जटकी, मुल्तानी, डिलाही, उची भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत आती हैं जो बोलियां वो हैं केंद्रीय बोली, दक्षिणी जिसको मुल्तानी भी बोलते हैं, उत्तर पूर्वी पोठवारी और उत्तर पश्चिमी जिसको धनी भी बोलते हैं। उसके बाद नंबर 6 पे है ब्राचट अपभ्रंश। इसके 2 भाषाओं का विकास हुआ है, सिंधी और पंजाबी का। सिंधी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो बिचोली, शेरकी, लाड़ी, थेरेली, और पंजाबी के अंतर्गत जो बोली आती है वो है डोगरी। खस अपभ्रंश नंबर 7 पे, खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश के जो विकसित हुई हैं भाषा वो है उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, माफ़ करना, नंबर 7 पे आता है खस अपभ्रंश, उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी। उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत 30 बोलियां आती हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत 2 बोलियां हैं, गढ़वाली और कुमायूनी। पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत जो आती है वो है नेपाली, जिसको खसकुरा, गोरखाली, पर्वतिया भी बोलते हैं। अब इसमें से जो मेन है हमारी, जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, वो हम देख लेते हैं। वो हैं नंबर 1 पे है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश, इसके अंतर्गत हम पश्चिमी हिंदी को डिटेल से पढ़ेंगे और राजस्थानी को पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मागधी अपभ्रंश को। इसके अंतर्गत हम बिहारी को पढ़ेंगे डिटेल से। उसके बाद हम अर्धमागधी पढ़ेंगे, इसमें पूर्वी हिंदी को डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम खस अपभ्रंश को पढ़ेंगे और इसमें मध्यवर्ती पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी को डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं अब पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। मध्य देश की भाषा क्या कहलाती है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी को नागरी हिंदी भी कहते हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? हरियाणवी, कोरवी, ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। इन 5 बोलियों को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से उपवर्ग में बांटा गया है? आकार बहुला, ओकार बहुला। आकार बहुला में जो शामिल हैं वो हैं हरियाणवी, कोरवी, दक्षिणी। ओकार बहुला में ब्रिजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी शामिल है। खड़ी बोली देखते हैं अब। खड़ी बोली जिसको कोरवी भी कहते हैं, इसका अर्थ है खरी, प्योर, खड़ी पाई या खड़ी स्टैंडिंग। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे परदेशी भाषा कहा है। जॉर्ज गियर्सन ने इसे वर्नाकुलर हिंदुस्तानी व अंग्रेजों की देन कहा है। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसे जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है। राजभाषा हिंदी का पूर्व रूप खड़ी बोली है। राजभाषा हिंदी का पूर्व रूप खड़ी बोली है, जिस पर ब्रजभाषा या अवधी आदि की छाप न हो उसको क्या कहते हैं? खड़ी बोली। जिस भाषा पर ब्रजभाषा या अवधी आदि की कोई छाप नहीं है वो क्या है? खड़ी बोली। मेरठ की खड़ी बोली आदर्श खड़ी बोली मानी जाती है। कहाँ की खड़ी बोली आदर्श खड़ी बोली मानी जाती है? मेरठ की। खड़ी बोली हिंदी के 4 रूप हैं। खड़ी बोली हिंदी के 4 रूप हैं। कौन कौन से हैं? उर्दू, रेखता, दक्षिणी, हिंदुस्तानी। राहुल सांस्कृत्यान के अनुसार करू जनपद में बोली जाने के कारण इसे कोरवी नाम दिया गया। करू जनपद में बोले जाने के कारण इसे कोरवी नाम दिया गया। यह किसने कहा था? राहुल सांस्कृत्यान ने। इसमें जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। खड़ी बोली की रचनाएं हैं प्रेम सागर, लल्लूलाल, रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह खां, सुख सागर, सदा सुखलाल, नासिके तोपाख्यान,
सदल मिश्र, पहेलियाँ तथा मुकरियाँ, अमीर खुसरो, भाषा योग विशिष्ट, राम प्रसाद निरंजनी, चंद छंद बरन की महिमा, गंग भट्ट, पद्म पुराण, पंडित दौलत राम, कुवलयमाला कथा, उद्योधन सूरी। अब इसमें जो हमारे मेन हैं वो है लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां, सदा सुख लाल, सदल मिश्र। ये चारों खड़ी बोली के स्तंभ, चार स्तंभ कहे जाते हैं। अमीर खुसरो सर्वप्रथम कवि हैं खड़ी बोली के। ये हमें मेन है जो हमें याद रखना है। क्वेश्चन एक ये जो चंद छंद बरन की महिमा है, ये भी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किसकी है? गंग भट्ट की। उसके बाद हम देखते हैं ब्रिज भाषा। ब्रिज भाषा में इसका अर्थ है पशुओं या गौओं का समूह या चरागाह। ब्रिज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से माना जाता है। ब्रिज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से माना जाता है। माफ करना। ब्रिज भाषा में साहित्य की रचना विक्रम की 12वीं शताब्दी से आरंभ होती है। ब्रिज भाषा में साहित्य की रचना विक्रम की 12वीं शताब्दी से आरंभ होती है। उस समय ब्रिज भाषा का नाम पिंगल था। किस समय पे? 12वीं शताब्दी के आरंभ में। उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं ब्रिज भाषा की? भरतपुरी, डांगी और माथुरी। प्रमुख कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, देव, बिहारी, पद्माकर, रत्नाकर तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि। अब इनकी जो कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं, जो प्रमुख कवि हैं। नंबर 1 पे है सूरदास। सूरदास की जो रचनाएं हैं सूरसागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी। नंबर 2 पे है नंददास, रास पंचाध्यायी, सुदामा चरित और रस मंजरी। ये किसकी है? नंददास की। नंबर 3 पे है तुलसीदास। तुलसीदास की रचनाएं हैं गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली। नंबर 4 पे है नाभाजी। नाभाजी की रचना है भक्तमाल। नंबर 5 पे है गोकुलनाथ, जिसकी रचनाएं हैं 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। नंबर 6 पे है देव, भाव विलास, शब्द रसायन, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25। ये किसकी रचनाएं हैं? देव की। नंबर 7 पे है घनानंद। घनानंद की जो रचनाएं हैं वो है ब्रज विलास, कृष्ण कौमुदी, अनुभव चंद्रिका। नंबर 8 पे है गुरु गोविंद। गुरु गोविंद की रचना है विचित्र नाटक। नंबर 9 पे है बनारसी दास। बनारसी दास की रचना है अर्ध कथानक। नंबर 10 पे है भिखारी दास। भिखारी दास की जो रचनाएं हैं वो है रस सारांश, छंद प्रकाश, अमर प्रकाश, शतरंज शतिका। नंबर 11 पे है बिहारी। बिहारी की जो रचना है वो बिहारी सतसई। नंबर 12 पे केशव। केशव की रचनाएं हैं रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, वीर चरित्र। नंबर 13 पे है लल्लू लाल। लल्लू लाल की है राजनीति, माधव विलास, लाल चंद्रिका। ये गद्य रूप में है। जो लल्लू लाल की जो रचनाएं हैं तीनों वो गद्य रूप में हैं। नंबर 14 वियोग हरि। वियोग हरि की जो रचना है वो है वीर सतसई। आगे नंबर 3 पे आता है बांगरू हरियाणवी। अर्थ हरि प्लस यान, मतलब कृष्ण का यान। हरि प्लस आख्या, मतलब हरा वन। अहीर प्लस आना, मतलब राजपुताना आदि। ये इसके अर्थ हैं। इसे जाटू भी कहते हैं। यह खड़ी बोली की विभाषा है। बांगरू खड़ी बोली की विभाषा है। बांगरू हरियाणवी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। ब्रिज भाषा का विकास शौरसेनी के कौन से अपभ्रंश से हुआ है? मध्यवर्ती अपभ्रंश से। और बांगरू या हरियाणवी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है।
इस भाषा में पंजाबी, राजस्थानी तथा खड़ी बोली का मिश्रण पाया जाता है। हरियाणवी या बांगरू भाषा में बोली में कौन कौन सी भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है? पंजाबी, राजस्थानी तथा खड़ी बोली का मिश्रण पाया जाता है। डॉक्टर गियर्सन ने इसे बांगरू की संज्ञा प्रदान की। बांगरू किसने कहा है? डॉक्टर गियर्सन ने। प्रमुख कवि गरीब दास हैं, जिसका सदग्रंथ साहिब प्रसिद्ध है। बुंदेली नंबर 4 पे है बुंदेली। बुंदेली के जो अन्य नाम है बुंदेलखड़ी और दर्शनी। उपबोलियाँ इसकी दर्जन भर हैं, जिसमें से मुख्य हैं बनाफरी, लोघांती, राठौरी। यह ब्रिज भाषा की एक विभाषा है। ब्रिज भाषा की विभाषा है। और जो ये हमारी बांगरू थी वो खड़ी बोली की विभाषा है। और जो बुंदेली है वो ब्रिज भाषा की विभाषा है। हिंदी का प्रसिद्ध लोक काव्य आला मूलतः बनाफरी में लिखा गया है, जिसके रचयिता जगनिक हैं। लाल कवि ने छत्र प्रकाश की रचना बुंदेली में की है। नंबर 5 पे क्या है? ये सारी कौन सी हमारी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। नंबर 5 पे कन्नौजी है। इसे संस्कृत ग्रंथों में कान्य कुब्ज कहा गया है। कन्नौजी में केवल लोक साहित्य मिलता है। कन्नौजी और ब्रिज भाषा में विशेष अंतर नहीं है, जिसके कारण कुछ लोग इसे ब्रिज भाषा की उपबोली मानते हैं। अब आगे हम देखते हैं नंबर 2 पे पूर्वी हिंदी। अभी हमने पश्चिमी हिंदी किया था, अब हम पूर्वी हिंदी करेंगे। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, जॉर्ज गियर्सन के अनुसार। इसकी 3 प्रमुख बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। नंबर 1 पे अवधी। अवधी का अन्य नाम कोसली है। मुख्य केंद्र अयोध्या है। उत्तर कौशल की बोली अवधी तथा दक्षिण कौशल की बोली छत्तीसगढ़ी है। बघेली को अवधी की उपबोली भी माना जाता है। हिंदी का संपूर्ण राम काव्य तथा सूफी प्रेम काव्य अवधी में ही रचा गया है। तुलसी और जायसी अवधी के प्रसिद्ध कवि हैं। माफ करना, प्रसिद्ध कवि हैं। रचनाएं अवधी की जो रचनाएं हैं, पद्मावत जायसी की, रामचरितमानस तुलसीदास की, मृगावती कुतुबन की, ज्ञानदीप शेख नवी की, इंद्रावती नूर मोहम्मद की, कृष्णायन द्वारिका प्रसाद मिश्र की। अवधी के शब्दों में तद्भव का आधिक्य है। बघेली नंबर 2 पे है बघेली। यह पूर्वी हिंदी की एक दक्षिणी शाखा है। इसे दक्षिणी अवधी भी कहते हैं। इसकी जो रचनाएं हैं वो हैं आनंद रघुनंदन, महाराजा विश्वनाथ सिंह की, वाल्मीकि रामायण टीका, भगवान दीन शुक्ल की। नंबर 3 पे है छत्तीसगढ़ी। अन्य नाम है लरिया, खलटाही। प्रमुख कवि हैं पंडित शुक्लाल प्रसाद, वंशीधर शर्मा, गिरवर दास, नारायण परमार आदि। नंबर 3 पे अब राजस्थानी। हमने अभी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी किया है, अब राजस्थानी करेंगे। राजस्थानी का विकास भी पश्चिमी हिंदी की तरह शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। राजस्थानी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप से हुआ है। कई बार सिर्फ इतना पूछ लेते हैं कि पश्चिमी हिंदी के साथ साथ और कौन सी भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, और ऑप्शन में राजस्थानी मिल जाता है आपको। और कई बार ये स्पेशल ये पूछ लेंगे कि शौरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप से कौन सी भाषा का विकास हुआ है, तो वहाँ भी आपका राजस्थानी ही आएगा। पिंगल के अनुकरण पर राजस्थानी में डिंगल काव्य की रचना हुई, जिसकी लिपि नागरी और महाजनी है। राजस्थानी की उपभाषा भीली अनार्य है। यह गुजराती और राजस्थानी का सम्मिलित रूप है। भीली जो है वह गुजराती और राजस्थानी का सम्मिलित रूप है।
राजस्थानी की 4 प्रमुख बोलियां हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, मेवाती। वर्तमान में राजस्थानी को हिंदी की उपभाषा के रूप में जाना जाता है। नंबर 1 पे अब है जो राजस्थानी की, वो है मारवाड़ी। इसके अन्य नाम हैं मरुभाषा और पश्चिमी राजस्थानी। प्राचीन रूप डिंगल है। विकास सौरसैनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है। मारवाड़ी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है। राजस्थानी की यह प्रतिनिधि बोली मानी जाती है। इसकी 12 उपबोलियां हैं, जो उसमें से जो प्रमुख हैं वो हैं बीकानेरी, शेखावती, मेवाड़ी तथा बांगड़ी। प्रमुख कवि हैं चंदवरदाई, सूर्यमल, मीरा, बांकीदास। इसके साहित्य में गद्य पद्य दोनों ही रूप प्राचीन काल से मिलता है। इसकी रचनाएं हैं ढोला, मारूरा, दुहा, कलोल की, मीरा के पद, मीरा के बेली, कृष्ण, रुक्मणी री, राठौर राज पृथ्वीराज की 1580 ईस्वी की। इसको ये डिंगल भाषा का उत्कृष्ट खंड काव्य है। कौन सा है? वैली कृष्ण, जो पृथ्वीराज राठौर द्वारा लिखा गया है। मेवाती नंबर 2 पे आता है। मेवाती के अन्य नाम हैं मेवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी। मेवाती की एक मिश्रित बोली अहिरवाटी है। इसका विकास भी सौरसैनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है। इस पर हरियाणवी का प्रभाव है। मेवाती पर हरियाणवी का प्रभाव है। यह बोली उत्तर पूर्वी राजस्थान की है। नंबर 3 पे ढूंढानी के जो अन्य नाम हैं जयपुरी, पूर्वी राजस्थानी, झाड़साही, ये इसके अन्य नाम हैं। जयपुरी में केवल लोक साहित्य मिलता है। इसकी अन्य बोली हैं अजमेरी तथा हाड़ौती। जयपुरी मारवाड़ी और ब्रजभाषा दोनों की विशेषताएं लिए हुए है। नंबर 4 पे है मालवी, अन्य नाम दक्षिणी राजस्थानी। इसका मुख्य केंद्र इंदौर है। इस बोली पर बुंदेली का गहरा प्रभाव है। यह राजस्थान के दक्षिण में बोली जाती है। अब नंबर 4 पे हम करेंगे बिहारी। अभी तक हम 3 कर चुके हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी। अब कर रहे हैं बिहारी। बिहारी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसका संबंध बंगला, ओडिया तथा असमिया से है। इसकी 3 प्रमुख बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने इसे बहिरंग भाषा कहा है। नंबर 1 पर भोजपुरी, अन्य नाम पूर्वी भोजपुरिया। विकास मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से भोजपुरी का विकास हुआ। इसकी 4 प्रमुख बोलियां हैं उत्तरी भोजपुरी, दक्षिणी भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी और नागपुरिया। भोजपुरी के प्राचीन कवि संत कबीरदास, धर्मदास, धरणीदास तथा शिव नारायण हैं। लोक कवि ठाकुर तथा भिखारीदास प्रसिद्ध हैं। ठाकुर का विदेशिया अत्यंत लोकप्रिय गीति नाट्य है। नंबर 2 पे है मगही। मगही का प्राचीन मध्य प्रदेश की भाषा को कहा गया है। इसका उपयोग कैथी लिपि में हुआ है। संत कवि हैं इसके बाबा मोहनदास और बाबा हेमनाथ प्रसिद्ध थे। आधुनिक युग में जयनाथपति प्रसिद्ध रहे हैं। मैथिली नंबर 3 पे मैथिली, यह मिथिला प्रदेश की बोली है। यह लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन काल के गीतकार विद्यापति तथा गोविंद दास हैं। मध्यकाल के नाटककार रणजीत लाल, जगत प्रकाश मल हैं। शंकरदेव, साहेब रामदास, मनबोध झा, ये इसके मध्यकाल के नाटककार हैं। आधुनिक काल के साहित्यकार चंदा झा, तनाथ झा तथा हरमोहन प्रसिद्ध हैं। आगे जो हमारी लास्ट 5th है वो है पहाड़ी। पहाड़ी का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है।
डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पहाड़ी हिंदी से तात्पर्य उस उपवर्ग से है जिसे गियर्सन ने मध्य पहाड़ी कहा और जिसके अंतर्गत गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियां हैं। इसकी 3 प्रमुख बोलियां हैं, मध्यवर्ती पहाड़ी, उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी। जो सबसे मेन है इसमें वो मध्यवर्ती पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी रहते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। फर्स्ट है मध्यवर्ती पहाड़ी, यह गढ़वाली तथा कुमाऊनी का सामूहिक नाम है। कुमाऊनी, यह कुमाऊं प्रदेश की बोली है। मूल बोली खस थी। इस बोली पर राजस्थानी तथा खड़ी बोली का प्रभाव है। गियर्सन ने इसकी 12 उपबोलियां गिनवाई हैं। प्रसिद्ध लोक कवि गुमानी पंत तथा कृष्ण पांडे हैं। नंबर 2 पे गढ़वाली उत्तराखंड की प्रमुख बोली है। नागरी लिपि का प्रयोग गढ़वाली के लिए किया जाता है। पूर्वी पहाड़ी, नंबर 2 पे है पूर्वी पहाड़ी, इसमें नेपाली नेपाल की राजभाषा आती है। इसे खसकुरा गोरखाली पर्वतिया भी कहते हैं। नंबर 3 उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी, इसमें 30 उपबोलियां आती हैं। आज हमने जो किया है वो है हिंदी का भौगोलिक विस्तार। इसके अंतर्गत यही सब आता है। आप इसे अच्छे से डिटेल में देख लेना। अगर नोट्स बनाने हैं या आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर आपको इससे कोई भी हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी आपकी तैयारी में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं मेरे लिए, आपको कुछ भी लगता है अच्छा बुरा जो भी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।